वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टॉप 1000 MCQ सीरीज़ और उसमें इन्वायरमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज उनसे आगे कंटिन्यू करेंगे और ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए मॉक टेस्ट आ रहे हैं। 500 MCQ जो हम लोगों ने सॉल्व किए वो करंट अफेयर के हैं, बाकी सब्जेक्ट वाइज 100 क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं प्लेलिस्ट में ऐड हैं, इनको ज़रूर रिवाइज कर लीजिए एग्ज़ाम से पहले। और इसके साथ ही अगर आप अभी प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीसैट की भी साथ में और जीएस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स के साथ, तो आप यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। अभी भी आप उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और सीसैट भी एक बड़ा रोल प्ले करता है, आपके क्वालिफाई होने की ज़रूरत है उसमें, तो उसके लिए आपने अलग से अगर प्रिपरेशन नहीं करी तो 5 अलग से मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिनको आप प्रैक्टिस करके सीसैट भी क्वालिफाई कर लेंगे। तो जीएस प्लस सीसैट की तो तैयारी होगी ही। सब्जेक्ट वाइज रिवीजन के लिए लास्ट टाइम बहुत बेहतर साबित होगा कि शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज और डेली टारगेट वाइज हैं, तो आप शॉर्ट नोट क्लासेस के साथ अगर कर लेते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका जीएस वाला भी पोर्शन। और मंथली करंट अफेयर जरूर कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है वहाँ से आपको करंट अफेयर, मिसलिनियस, पापा वीडियो, इन सबको ज़रूर देख लेना है। इसके साथ साथ साइंस, इन्वायरमेंट और जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और कम समय में आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं तो उनको भी कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप यूपीएसआई, एलटी ग्रेड, जीआईसी, बीईओ या अपकमिंग और भी वैकेंसीज़ हैं जिनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको प्रैक्टिस बैच और उसके साथ साथ आपका कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा। मात्र 49 रुपये में यूपीएसआई का प्रैक्टिस बैच मिल रहा है। मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कीजिए मॉक टेस्ट को और उनकी जो 50 जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइव रैंकिंग मिलेगी, हर क्वेश्चन का एनालिसिस के साथ सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऐसे हर प्रैक्टिस बैच में मिल जाएगा और सिर्फ 99 रुपये में कंप्लीट कोर्स है। तो आप एसआई का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं मात्र इतने रुपये में और बेहतर तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। जो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल है वो मिल रहा है। तो करना क्या है, जब ऐप डाउनलोड कीजिए फ्री वीकली टेस्ट वाले सेक्शन पे भी एक बार चेक कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए और जो भी कोर्स परचेज कीजिए ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है, अप्लाई कीजिएगा, 80 to 90% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड जानकारी जरूरी थी, आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। बताना है इनमें से कोई एक इनकरेक्ट है और हमें बताना है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट जो है इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं। पहला, ये अवधारणा 2000 में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान द्वारा पेश की गई थी। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसे विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है 5 जून 2001 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, इसने पारितंत्रीय सेवाओं को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया, व्यवस्था सेवाएं, समर्थन सेवाएं और नियंत्रण सेवाएं। तो देखिए ये गलत हो जाएगा, इसने 4 श्रेणियों में विभाजित किया था, जैसे व्यवस्था सेवाएं हो गई, समर्थन सेवाएं हो गई, नियंत्रक सेवाएं तथा संरक्षण और साथ में सांस्कृतिक सेवाएं भी इसमें ऐड हैं। ठीक है, प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज एंड रेगुलेटिंग सर्विसेज के साथ साथ आपको क्या मिलेगा इसमें, जो कंजर्वेशन एंड कल्चरल सर्विसेज हैं वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया, स्वच्छ जल और जैव रसायन व्यवस्था सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्योंकि यही गलत दिया गया है। 12th क्वेश्चन में बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, शैवाल या फिर एल्गी हैव बीन केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ ऑटोट्रॉप्स। तो शैवाल क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी होते हैं। शैवाल हर एक क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से अपना जो फूड है प्रिपेयर करते हैं। इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, इसलिए अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जो फंजाई हैं इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ये हेटरोट्रॉप होते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो अपना फूड बना सकते हैं, लेकिन फंजाई के पास नहीं होता, कवक के पास नहीं हो सकता। इसीलिए हेटरोट्रॉप्स या परपोषी के श्रेणी में है क्योंकि इनमें हरित लवक नहीं है, इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 13th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनें। यूट्रोफिकेशन के बारे में दिया गया है। क्या है यूट्रोफिकेशन, तो यूट्रोफिकेशन के कारण बीओडी में वृद्धि होती है, बीओडी बढ़ जाता है अगर यूट्रोफिकेशन होता है। और यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, जो एल्गी होते हैं रैपिडली ग्रो करने लगते हैं, जिसके कारण जो मछली होती हैं और भी जो जलीय जीव हैं
उनको क्या होता है, ऑक्सीजन कम मिलता है, जिसलिए उनकी क्या होती है, संख्या घटने लगती है और यूट्रोफिकेशन के कारण जल प्रदूषण बढ़ता है। देखिए जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो उसकी वजह से एल्गी क्या है, ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगते हैं। अब शैवाल अधिक ऑक्सीजन लेने लगते हैं तो वाटर में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल है उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जैसे फिश हैं या अदर एनिमल्स हैं, उनको जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वाटर में उन्हीं को चाहिए होता है। अब ये जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, ये जीव मर जाएंगे, तो पोल्यूशन और बढ़ जाता है। यूट्रोफिकेशन क्या है, इससे बीओडी बढ़ेगा। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, आई होप आप समझ गए होंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी है। 14th क्वेश्चन ध्यान से देखिए, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रेट बैरियर रीफ किसी भी प्रकार की अनियमित गर्म या ठंडी महासागरीय धारा के कारण उत्पन्न अत्यधिक सतही तापमान से तेजी से बढ़ता है और प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय जल में नहीं पाई जाती हैं। देखते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ गेट्स ग्रो रैपिडली फ्रॉम एक्सट्रीम सरफेस टेम्परेचर कॉज्ड बाई एनी टाइप ऑफ एराटिक वार्म और कूल ओशन करंट। तो देखिए जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसको अल नीनो, एक प्रकार की अनियमित गर्म या ठंडी महासागरीय जब धारा होती है इसके कारण सतह के अत्यधिक तापमान से खतरा है। मतलब अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, कोल्ड होता है, तो क्या होगा, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसको नुकसान पहुंचता है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन ट्रॉपिकल वाटर। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये उथले शैलो वाटर में पाई जाती है, शैलो डेप्थ में, और ट्रॉपिकल जो वाटर होता है वहाँ पाई जाती हैं। इसके लिए 20 डिग्री 21 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये कहाँ पर होती हैं, ठंडे पानी में भी होती हैं, तो उथले जगह पर भी पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर दिया गया है ये ट्रॉपिकल वाटर्स में नहीं पाई जाती, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों गलत है, इसलिए नाइदर वन नॉर टू। 15th क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ ओजोन क्षय हेतु उत्तरदायी हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या बताया गया कि कौन कौन सी ओजोन क्षयकारी जो गैसेस हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया गया, CFCs होंगी। नेक्स्ट कौन सी हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी आएगा इसमें, और हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन ये भी इसमें है। ठीक है, इन सभी को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये सारी की सारी कैसी हैं, ओजोन डिप्लीशन को कॉज करती हैं सारे। 16th क्वेश्चन क्या पूछा गया, केल्प वन के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। विश्व में मौजूद अन्य वनों की तुलना में सबसे अधिक उत्पादक और प्रचुर मात्रा में प्रजाति समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र को केल्प वनों के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया केल्प फॉरेस्ट कौन से हैं, द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड अबंडेंट स्पीसीज रिच इकोसिस्टम इन कंपैरिजन टू अदर फॉरेस्ट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इज नोन एज केल्प फॉरेस्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, केल्प वन विश्व के ठंडे और शीतोष्ण महासागर के उथले और तटीय जल में पाए जाते हैं। जहाँ पर तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है वहीं पर ये सिर्फ पाए जाते हैं। तो देखिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है, जहाँ पर भी 20 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है वहाँ ये पाए जाते हैं। पहला और दूसरा करेक्ट है। विश्व में जितने भी वन हैं उनकी तुलना करें तो सबसे अधिक उत्पादक ये होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, प्रचुर मात्रा में प्रजाति समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, जो कि केल्प वन कहलाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों का विचार करें। पहला है, विभिन्न नदियों का व न्यूनतम जल का प्रवाह जो उसके पारितंत्र को बनाए रखने में सहायक है उसे क्या बोलते हैं, ई फ्लो या ई प्रवाह कहते हैं। बिल्कुल सही है। जो मिनिमम वाटर फ्लो है जो अलग रिवर से, जो कि एक इकोसिस्टम को बनाए रखने में हेल्प करता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ई फ्लो। ठीक है, मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड फॉर एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। इट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी, टाइमिंग एंड क्वालिटी ऑफ वाटर फ्लो नीडेड टू मेंटेन प्योर वाटर एंड एस्चुरीन इकोसिस्टम। तो यहाँ पर बताया गया शुद्ध जल और नदमुख पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक जल प्रवाह की मात्रा समय और गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करती है। सबसे पहले आपको एस्चुरी पता होगा, जहाँ से वाटर, देखिए जहाँ पर डेल्टा नहीं होते, ऊंचाई से पानी गिरता है, वहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, एस्चुरी का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी सही दिया गया, इट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी, टाइमिंग एंड क्वालिटी ऑफ वाटर फ्लो नीडेड टू मेंटेन प्योर वाटर एंड एस्चुरीन इकोसिस्टम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 18th क्वेश्चन क्या है, दोनों स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहले, plants in the presence of sunlight synthesize water and carbon dioxide with the help of chlorophyll present in the leaves and form complex carbohydrates and release oxygen। तो पौधे क्या करते हैं, पौधों की मान लीजिए पत्तियां हैं, ठीक है, यहाँ पर सनलाइट आती है और उनमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, इस लाइट की और वाटर की हेल्प से क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्लस
ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, वाटर के साथ साथ CO2 है, अदर मिनरल्स होते हैं और लाइट होती है, सनलाइट, जिसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ओके, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी और मेकिंग फूड और फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। बोथ 1 and 2 ऑप्शन आर करेक्ट। 19th क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इकोसिस्टम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया है। मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो इकोसिस्टम है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी में उसे हमें अरेंज करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें क्या होगा, मैंग्रोव होगा, मैंग्रोव के बाद ग्रासलैंड है, फिर लेक है, देन ओशन है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, देखते हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ओके, समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए एक भंडारक की तरह कार्य करता है क्योंकि यह प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। सही दिया गया है। नेक्स्ट है पादप प्लवक, जिन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, इज कंसीडर्ड टू बी द लास्ट लिंक ऑफ द ओशनिक इकोसिस्टम। ये गलत हो जाएगा, यही सही उत्तर है। जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं इनको पारिस्थितिकी तंत्र की प्रारंभिक कड़ी मानते हैं, ना कि अंतिम। ठीक है, लास्ट लिंक नहीं मानते हैं, इनिशियल लिंक मानते हैं। और ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करने की वजह से ही हम क्या बोलते हैं, ओशन को एक तरह का कार्बन डाइऑक्साइड का भंडार गृह है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या की जाती है, ऑब्जॉर्ब की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और phytoplanktons make their food by consuming carbon dioxide from the atmosphere and these phytoplanktons are further eaten by zooplankton। तो ये क्या करते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन है सबसे पहले अपना भोजन बनाते हैं, कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करके, देन क्या होता है, इनको जूप्लैंक्टन खाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन फॉर्म द मरीन फूड चेन बाय इंजेस्टिंग कार्बन। तो क्या करते हैं, ये सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, फिर समुद्री खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, क्योंकि इन्हें जूप्लैंक्टन खाते हैं, फिर फर्दर जो एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, उन्हें खाते हैं। तो ये एक चेन बन जाती है, फूड चेन बन जाती है। तो आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। पेड कोर्स के लिए नंबर्स आपके सामने, इन पे कांटेक्ट करके अपने पेड कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए।